हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। गाइस, आइए एक और मैं क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है अब काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट्स रेडियोग्राफर हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइए वो हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किसी का क्वेश्चन पेपर है जिन्होंने वो अटैम्प्ट किया है, तो मैंने आंसर की मंगवाई है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जिन्होंने अटेम्प्ट किया है कुछ गलत भी हैं, ठीक है, एंड कुछ सही भी हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से आंसर इनके सही है और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स एक्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो साउंड वेव की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, बी है ऑप्शन रिफ्लेक्शन ओनली, सी है रिफ्रैक्शन, डी है प्रोपोगेशन, या ई बोल रहा है ऑप्शन बोथ सी एंड डी। तो करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो है हमारा बी। ठीक है, जो जिसका मतलब होता है जो साउंड वेव्स होती है हमारी अल्ट्रासाउंड की, वो जब जाती हैं तो पेशेंट के हर एक ऑर्गन से टकरा के वापस आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई वेव्स गई, टकराई और वापस आई, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो अल्ट्रासाउंड का जो प्रिंसिपल है वो साउंड वेव्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, जिससे इमेज बनते हैं। तो यही इसका आंसर है, रिफ्लेक्शन। ये आंसर जो है वो है गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए टेस्ट टेकर आंसर क्या है, बी। ठीक है, इन्होंने आंसर जो करेक्ट किया है वो है ए, इसलिए इनका मार्क्स यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेफर्ड ओरल कॉन्ट्रास्ट फॉर रीनल एमडीसीटी। तो रीनल एमडीसीटी का मतलब होता है कि जो रीनल का मतलब होता है CECT KUB। बेसिकली ये बात कर रहा है CECT KUB, यानी कि जिसमें हम किडनी, यूरेटर, हम ब्लैडर के लिए जो CT स्कैन करते हैं कॉन्ट्रास्ट वाला। ठीक है, तो उसके लिए आप ओरल जो देते हैं पेशेंट को वो कौन सा होता है, बेरियम होता है, वाटर होता है, आयोडीन होता है, या 10% आयोडीन कॉन्ट्रास्ट होता है। तो आंसर क्या है, वाटर। याद रखिएगा, आप चाहे CECT करें या NCCT KUB करें, ठीक है, उसमें जो ओरल कॉन्ट्रास्ट बोल रहा है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है, पानी दिया जाता है ताकि पेशेंट का जो ब्लैडर होता है वो अच्छे से थोड़ा फुल हो सके। ठीक है, तो इसलिए किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर अच्छे से तभी दिखेगा, ब्लैडर स्पेसिफिकली तभी दिखेगा जब उसमें पानी फिल्ड होगा। तो और वो हम कौन सा पानी देते हैं, नॉर्मल प्लेन वाटर देते हैं ताकि पेशेंट का ब्लैडर अच्छे से फिल हो सके। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच वेन इज़ प्रेफर्ड टू इंजेक्ट द कॉन्ट्रास्ट फॉर CT स्कैनिंग। तो CT स्कैन के लिए जब हम पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ठीक है, तो IV कॉन्ट्रास्ट होता है, बेसिकली इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट। तो ऐसी कौन सी वेन है जो कि जिसमें सबसे अच्छा मतलब जो IV कॉन्ट्रास्ट होता है वो देना चाहिए और सबसे सही तरीके से वो जा सके। तो प्रेफर्ड जो होता है ना, वो हमारा आंसर है यही बी, एंटीक्यूबिटल वेन। बेसिकली जो ये हमारी आर्म की वेन होती है जो एल्बो के पास होती है, एल्बो जॉइंट के पास, तो एंटीक्यूबिटल वेन बोलते हैं। हम लोअर लिम्ब में भी नहीं लगाते हैं ज़्यादातर, सेफेलिक वेन में भी नहीं लगाते, बेसिलिका वेन में भी नहीं लगाते। जो हमारे सबसे ज़्यादा वेन लगाते हैं, हम कैनुला लगाते हैं, वो है एंटीक्यूबिटल वेन में लगाते हैं और इसी के थ्रू कॉन्ट्रास्ट अंदर इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर क्या है इसका, बी, एंटीक्यूबिटल वेन। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, कंपेयर विद MRI टू CT विच इज़ ट्रू। इसमें से ट्रू कौन से है कि MRI और CT में बोल रहा है कि बोथ मेथड्स यूज़ एक्सरे बट एक्सपोजर इज़ हायर विद CT। ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि हमारा जो MRI होता है इसमें एक्सरे यूज़ नहीं होता। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ए, ये है गलत। ठीक है, ए हमारा गलत है। बी जो ऑप्शन बोल रहा है वो हमारा है, CT रिवील सॉफ्ट स्ट्रक्चर, MRI इज़ बेटर एट डेंस मटेरियल सच एज बोन। ये भी गलत है। CT जो होता है वो हमारा बेसिकली हार्ड के लिए होता है, यानी कि बोन्स के लिए ज़्यादा अच्छे होता है, और MRI जो होता है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी।
तो सी जो ऑप्शन बता रखा है वो बोल रहा है बोथ मैटर प्रोड्यूसेस क्रॉस सेक्शनल इमेजेस एट द स्पेसिफिक प्लेन थ्रू द बॉडी। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा सीटी एंड एमआरआई जो होते हैं ये हमेशा क्रॉस सेक्शनल इमेज देते हैं, यानी कि जैसे कि ये पेशेंट लेटा हुआ है ना, मान लीजिए पेशेंट लेटा हुआ है, तो इसकी जो स्लाइसेस होती हैं कट करके हमें एक्सियल मोड में या कॉर्नल मोड में हमें ये सारा चीज़ें दिखाई देती हैं पेशेंट की हर एक बॉडी। तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, यानी कि एक सेक्शन को कट करके उसका एक्सियल, कॉर्नल या सजाइटल मोड हमें दिखाई देता है। तो बोथ जो होते हैं हमारे एमआरआई एंड सीटी दोनों के दोनों क्या देते हैं, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रॉस इन एमडीसीटी। एमडीसीटी का क्या मतलब हो गया, एमडीसीटी का मतलब हो गया मल्टी डिटेक्टर सीटी। ठीक है, मल्टी डिटेक्टर कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो कि आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ रॉस को बढ़ा दें, तो जो डिटेक्टर्स होते हैं उनमें अगर हम नंबर ऑफ रॉस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रेटर द स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या वहाँ का स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा या टेम्पोरल रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। हम किसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियोस आने वाले में हम रेजोल्यूशंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे एंड ऑल्सो आर्टिफैक्ट के भी बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम ये समझते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन, या देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली हम किसी भी ऑर्गन हो गया या फिर कोई भी हमारी बॉडी का मतलब पार्ट हो गया, जब हम सीटी करते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसकी एजेस वगैरह सब प्रॉपर दिखनी चाहिए, मतलब उसका स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, इमेज बहुत अच्छा दिखनी चाहिए न। ग्रेटर टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होता है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कि स्पीड जो होती है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट जब होती है तो ब्लर आता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन मूवमेंट के साथ अगर हमारी इमेज प्रॉपर अच्छी आती है तो उसको बोलते हैं हम टेम्पोरल रेजोल्यूशन, यानी कि स्पीड के साथ रेजोल्यूशन अच्छा हो। ठीक है, तो स्पीड में भी वो चीज़ हमें अच्छे से दिखाई दी जाए, उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, मैंने अभी दोनों पढ़ा है शॉर्ट में, अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है अगर हम नंबर ऑफ़ रॉस को सीटी में बढ़ा दें तो क्या होगा, तो रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, टेम्पोरल रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, या ग्रेटर एक्सियल कवरेज होगा, या ग्रेटर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। तो आंसर यही है इसका कि ग्रेटर एक्सियल कवरेज। देखिए रॉस बढ़ गया, नंबर ऑफ़ रॉस बढ़ गया, तो जो पेशेंट लेटा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसका कवरेज जो होगा वो ज़्यादा कवर कर पाएगा हमारा सीटी स्कैन, तो एक्सियल कवरेज क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, ग्रेटर एक्सियल कवरेज। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द हाईएस्ट हाईएस्ट एनुअल रेडिएशन डोज। तो हमारा जो एनुअल रेडिएशन डोज लगता है ना, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वजह से लगता है। ऑप्शन नंबर ए कॉस्मिक रेज, डायग्नोस्टिक्स रेज, न्यूक्लियर पावर, या रेडिएशन डिपॉजिट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो कॉस्मिक रेज जो कि हमारी नेचर से आती है ये भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर यही है डायग्नोस्टिक्स एक्सरेज। जितने भी हमारे एक्सरेज इक्विपमेंट्स होते हैं डायग्नोस्टिक्स वगैरह, इन्हीं से हमारा सबसे ज़्यादा रेज निकलती हैं, जो कि एनुअल रेडिएशन डोज हमारा लगता है, जो कि हर एक साल में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी नहीं होता, और रेडिएशन डिपॉजिट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी भी नहीं है आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर नंबर बी है इसका करेक्ट ऑप्शन, इनको 1 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अंडर सैम्पलिंग जो आर्टिफैक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। अंडर सैम्पलिंग आर्टिफैक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोजेक्शन पे, पेशेंट पोजिशनिंग पे, स्कैनर फंक्शन पे, पेशेंट मोशन पे। तो आंसर इसका रहेगा नंबर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये अंडर सैम्पलिंग आर्टिफैक्ट है ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोल रहे कार्डिक गेटिंग इज यूज टू मिनिमाइजिंग। अब देखिए कार्डिक गेटिंग का क्या मतलब होता है। जो भी हमारे रेडियोग्राफर्स होंगे जिन्होंने कार्डिक सीटी किया होगा, जो कार्डिक सीटी का मतलब होता है कोरोनरी एनजीओ। ठीक है, कोरोनरी एनजीओ, जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हार्ट की वेसल्स होती है उसमें देखते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, स्टेनोसिस तो नहीं है, या उसके अंदर कोई कैल्शियम डिपॉजिट तो नहीं है। तो उसके लिए हम करते हैं सीटी कोरोनरी एनजीओ। तो कोरोनरी एनजीओ करते टाइम क्या किया जाता है, पेशेंट के चेस्ट के ऊपर लीड्स लगाया जाता है। ठीक है, जो ईसीजी लीड्स होती है उससे, इससे क्या होता है, हमारी मशीन को सिग्नल मिलता है हार्ट का। ठीक है,
हार्ट का हमारा सिग्नल मिलता है कि उसकी स्पीड क्या है। तो जितनी हार्ट की स्पीड होती है, एक स्पीड पे एक रोटेशन होता है हमारे मशीन का, ताकि वो एक इस हार्ट की बीट को वो कैप्चर कर सके, ठीक है? तो उसी को कहते हैं हम कार्डियक गेटिंग। तो कार्डियक गेटिंग यानी कि हमारा हार्ट की स्पीड के साथ मशीन की स्पीड चलनी चाहिए और दोनों को सिंक्रोनाइज्ड होके तब हमारी इमेज आती है। तो उससे क्या मिनिमाइज़ होता है? क्या मोशन आर्टिफैक्ट उसका कम होगा, या रिंग आर्टिफैक्ट कम होगा, बीम हार्डनिंग इफेक्ट कम होगा, या फोटोन स्टारवेशन इफेक्ट कम होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोशन आर्टिफैक्ट, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है ना कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, तो मोशन आर्टिफैक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कार्डियक गेटिंग किया जाता है, मतलब ईसीजी लगा के स्कैनिंग की जाती है, ताकि हमारा जो मोशन आर्टिफैक्ट हो वो कम हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, मोशन आर्टिफैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पैरेलल इमेजिंग सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ कॉइल, एलिमेंट्स, सेगमेंट्स एंड चैनल्स। ठीक है, तो जो पैरेलल इमेजिंग सिस्टम होता है वो क्या क्या होता है उसमें? कॉइल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉइल एलिमेंट्स, ओके, फिर सेगमेंट्स होते हैं, फिर चैनल होते हैं। मतलब द प्रॉपर ट्रांसमिशन हायरार्की बिगिनिंग विद द पेशेंट एंड प्रोसीडिंग अपवर्ड थ्रू द प्रोसेसिंग चेन। तो वो कैसे होता है? मतलब देखिए, जो हमारा सिस्टम होता है इमेजिंग का सिस्टम, पहले एलिमेंट्स, सेगमेंट्स एंड चैनल, इन्हीं तीनों से मिलकर बना होता है। तो ये बोल रहा है कि बताइए सबसे पहले क्या होना चाहिए। ठीक है, वो उसकी हायरार्की बता रहा है कि पेशेंट से लेके मतलब प्रॉपर प्रोसेसिंग तक इसका क्या चेन होगा। तो क्या पहले एलिमेंट्स आएगा, चैनल आएगा, सेगमेंट आएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा नंबर 1 पे एलिमेंट्स होता है, नंबर 2 पे सेगमेंट, तो और नंबर 3 पे चैनल्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट मतलब छोटे, सेगमेंट्स थोड़े से उन एनिमल एलिमेंट्स को मिला के सेगमेंट्स बनते हैं, और सेगमेंट्स को मिला के हमारे चैनल्स बनते हैं। तो आंसर जो हायरार्की यही होगा, एलिमेंट्स, फिर दूसरे नंबर पे सेगमेंट और तीसरे नंबर पे चैनल। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट पहले नंबर पे होगा। तो राइट आंसर इसका यही है। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग components of the MR system is typically not located in an adjoining equipment room। तो इक्विपमेंट रूम के जॉइनिंग में, मतलब इक्विपमेंट रूम में जहाँ पे मशीन रखी हुई है वहाँ पर कौन सी चीज़ें जनरली नहीं रखी जाती, मतलब लोकेटेड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है RF पावर एम्पलीफायर्स, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो पावर एम्पलीफायर्स होते हैं उनको नहीं रखा जाता, ग्रेडियंट एम्पलीफायर्स को नहीं रखा जाता, हीलियम पंप को नहीं रखा जाता, ग्रेडियंट कॉइल को नहीं रखा जाता। तो आंसर यही है डी, ग्रेडियंट कॉइल्स। जो ग्रेडियंट कॉइल्स होते हैं इनको हम टिपिकली जो MR सिस्टम होता है वहाँ पर नहीं रखा जाता है, इसको थोड़ा सा दूर रखा जाता है। तो आंसर क्या है इसका? डी ही है, ग्रेडियंट कॉइल। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन है जिसको हमने अच्छे से पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से 10 क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।